हेलो एवरीवन, वेलकम टू मधुबनी एकेडमी वंस अगेन। गाइज, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन के तीसरे पार्ट पर। 2 सेशन हो चुके हैं अभी तक और ये तीसरा सेशन होने वाला है और ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है आज का भी। तो पॉइंट टू पॉइंट देखना और अंत तक बने रहना। वीडियो को लाइक भी कर देना और नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, राइट। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ओके। ताकि सारे के सारे जितने भी बिहार टीईटी के तैयारी कर रहे हैं, जितने भी छात्र, सबको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। देखिए, इस सेशन में पहला पॉइंट है आवास, शेल्टर, जिसको हम गृह भी कह सकते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं, राइट। सभी जीव ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते हैं जहां वे स्वतंत्रता पूर्वक रह सके, उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल सके एवं उनके बच्चों के लिए सुरक्षित हो। ऐसे स्थान को जीवों का आवास कहा जाता है। सब कंफर्ट जोन खोजता है जहां उसको सारी सुविधाएं मिल सके, ऐसे स्थान को क्या कहते हैं? आवास कहते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आवास। किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है, राइट। उसके भोजन, वायु एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर करता है। आवास का अर्थ वह स्थान जहां वह निवास करता है। जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो हमारा क्या हुआ? आवास हो गया। उसी प्रकार से सभी का अपना अपना आवास होता है, सभी जीव जंतुओं का, ओके। देखिए, आवासों के प्रकार। आवास मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, स्थलीय आवास एवं जलीय आवास। स्थलीय आवास में क्या सब आ जाएगा? देखिए, जैसे हम लोग घर बना करके रहते हैं मिट्टी पर, तो ये स्थलीय आवास के श्रेणी में आ गया। यहाँ पर आप लोगों को एक लायन दिख रहा होगा पिक्चर में, ये भी एक स्थलीय आवास के रूप में रहते हैं, निवास करते हैं। इसका एक केव होता है जिसमें वो रहता है। जबकि जलीय आवास यहाँ पर दिख रहा होगा, ये डॉल्फिन सब है, 2 डॉल्फिन है। ये डॉल्फिन जो रहते हैं ना, ये उसका जल आवास हो गया, क्योंकि वो जल में रहते हैं, ओके। डॉल्फिन हो गया, शार्क हो गया, उसके बाद बहुत सारे मछलियाँ हैं या फिर बहुत सारे जलीय जीव जंतु हैं, उनका आवास जल हो जाता है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए, यहाँ पर है स्थलीय आवास मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। स्थलीय आवास में फर्स्ट वन आता है मरुस्थल। मरुस्थल जिसको हम डिज़र्ट भी कहते हैं, ये मरुस्थल जो है ना, जहाँ पर कुछ भी नहीं पाया जाता है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर मरा हुआ ज़मीन है, वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, प्लस में वहाँ पर जितने भी एरिया होते हैं वो डेजर्ट होते हैं, दैट मीन्स मरुभूमि होते हैं। वहाँ पर पानी की बहुत ही कमी होती है, राइट। तो वहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो उसका आवास मरुस्थल हो जाता है। जैसे ऊँट हो गया, ऊँट जंतु है। पौधे में अगर बात करें तो कैक्टस हो गया, ये सब जो है ना मरुस्थलीय चीज़ है और उनका आवास मरुस्थल है, राइट। अब नेक्स्ट है पर्वतीय स्थल। देखिए, पर्वतीय स्थल एक प्रकार का स्थल है जहाँ पर ज़्यादातर ठंड रहती है, क्योंकि हिली एरिया में जो है ना, सो ये हिली एरिया बहुत ऊंचे ऊंचे एरिया है, वहाँ पर रहने की सुविधाएं नहीं होती है ज़्यादातर। तो वहाँ के जो जंतु होते हैं उसको मुख्यतः उसके शरीर पर बाल होते हैं, प्लस में पेड़ सब जो होते हैं ना, पेड़ सब उसके पत्ते जो होते हैं वो सुई के आकार की होती है। तो ये होगी पर्वतीय स्थल, ओके। उसके बाद आता है घास स्थल। घास स्थल मैदानी स्थलों की तरह ही होती है, लेकिन इसमें लोग रहते नहीं हैं, बशर्ते उसमें जो है ना सो घास ही घास नज़र आएंगे मैदानी स्थल में, ओके। तो ये हो गया घास स्थल। और घास स्थल में जो जानवर रहते हैं उनके कलर प्रायः भूरे रंग के होते हैं। तो ये थी घास स्थल, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए, नेक्स्ट पेज में है आप लोगों को जलीय आवास। जलीय आवास में क्या सब आता है? जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र, जहाँ पौधे और जंतु जल में रहते हैं, ऐसे जीवों के आवास जलीय आवास कहलाते हैं। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये मछली है, ये डॉल्फिन है, ये सब क्या है? जलीय जीव है और इनके लिए जो है ना सो जल ही आवास है। देखिए, जलीय आवासों के प्रकार पर चलते हैं, बात करते हैं समुद्र की। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल, खारे पानी में रहते हैं, राइट। तथा सांस लेने के लिए जल में विलय वायु अर्थात ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। जल में जो भी जंतु रहते हैं वो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है, जिसके द्वारा वो अपना सांस लेने का कार्य करते हैं, ओके।
जल में सांस लेने के लिए मछलियाँ गिल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा ये मछली है और ये इसका जो गिल है यानी कि ये गल्फर है ना, ये गल्फर, इस गल्फर के द्वारा मछलियाँ सांस लेती हैं जल में, राइट। इसलिए मछलियाँ जल में नहीं मरती है और वो उसका आवास है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे जंतुओं में दिल नहीं होगा, गिल होगा, यहाँ पर क्या होगा, गिल होगा। गिल का मतलब होता है गल्फर। और डॉल्फिन एवं व्हेल, ये डॉल्फिन दिख रहे हैं और बड़े से व्हेल होते हैं, उन दोनों के जो है ना सो गिल नहीं होते यानी कि गल्फर नहीं होते हैं। यह बात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं ये दोनों जंतु। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए यहाँ पर है आवास के घटक। किसी आवास में पाए जाने वाली सभी वस्तुएं आवास के घटक होते हैं। इस बात को पॉइंट आउट कर लीजिएगा। आवास के घटक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जैव घटक और अजैव घटक। ओके, जैव घटक देखिए क्या होता है। जैव घटक के अंतर्गत मनुष्य, पेड़ पौधे व जीव जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है। यह सभी घटक किसी न किसी प्रकार परस्पर संबंधित होते हैं। ओके, इन जीवों में परस्पर संबंध का मुख्य कारण भोजन है, राइट। ये सब जैव के घटक हो गए आप लोगों को, ये मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब, राइट। भोजन प्राप्त करने के अनुसार जैविक घटकों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट वन है उत्पादक, सेकेंड वन है उपभोक्ता और थर्ड वन है अपघटक। अब देखिए उत्पादक क्या होती है। जैविक घटकों में सबसे महत्वपूर्ण वनस्पतियाँ हैं। क्या है, वनस्पतियाँ जो है ना सो जैविक घटक में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा सारा का सारा फूड सिस्टम जो है ना सो वनस्पतियों पर ही डिपेंड रहता है, जो शाकाहारी जंतु रहते हैं उनके। ओके, क्योंकि वनस्पतियाँ ही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं के लिए तथा अन्य जीवों के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए इन्हें प्राथमिक उत्पादक या स्वपोषी उत्पादक कहा जाता है। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, भी आया है और आपके एग्जामिनेशन में ये पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। ओके, आप लोगों को यहाँ पर ये जो दिख रहा होगा ये वनस्पतियाँ, ये सब क्या है, ये सब जैविक घटक के महत्वपूर्ण अंग है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए अब बात करते हैं उपभोक्ता की। यह घटक अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। प्राथमिक उत्पादक क्या सब होते हैं, ये जितने भी हमारे पृथ्वी पर घास फूस या फिर ये सब पेड़ पौधे हैं, ये सब प्राथमिक उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि वही जो है सो हमारे लिए भोजन संचित करते हैं। जैसे धान का पौधा हो गया, गेहूं का हो गया, या फिर कोई और जो बकरी भैंस के लिए उपयोगी होते हैं घास, सब ये सभी प्राथमिक उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। ओके, इन्हें परपोषी भी कहाँ थे। यह घटक अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी भी कहा जाता है। इन्हें 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी है। देखिए यहाँ पर ये जो जंतु है ये शाकाहारी है, ये मांसाहारी है और ये सर्वाहारी है। तो ये तीनों जो है ना सो उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अपघटक। देखिए अपघटक, ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उत्पादक और उपभोक्ता घटकों के मरने पर या नष्ट हो जाने पर निम्न स्तर के जीवधारी जैसे बैक्टीरिया, कवक इत्यादि मृत शरीर को अपघटित कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर ये समुद्र के किनारे बहुत सारे मछलियाँ या फिर जंतु, जलीय जीव मर चुके हैं। अब इसका क्या होगा, तो इसका इस तरह के जो बैक्टीरिया आप लोगों को राइट साइड में दिख रहा होगा, इस तरह के जो बैक्टीरिया है वो इसमें एंट्री मारेंगे और सारे के सारे ये मरे हुए मृत जीव के अवशेषों को अपघटित कर देंगे, इत्यादि मृत शरीर को अपघटित कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये मृत जीवों के कार्बनिक पदार्थ को सड़ा गलाकर पुनः सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। यानी कि इसको जो है सो इस बैक्टीरिया को इन मरे हुए अवशेषों से पोषक तत्व मिल जाते हैं और फिर ये जो बैक्टीरिया है ये एकदम से सड़ गल करके पुनः अकार्बनिक पदार्थ में तब्दील हो जाएंगे, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है अजैव घटक। अजैव घटक 3 प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक तत्व, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, खनिज लवण इत्यादि, ये सब अकार्बनिक तत्व हो गए, राइट। और उसके बाद अकार्बनिक पदार्थ देखिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि।
जलवायु, जल, प्रकाश, तापक्रम, सूर्य का प्रकाश आदि। देखिए अजैविक घटक एक्चुअल में क्या है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ उसके अजैविक घटक कहलाते हैं। पर्यावरण के अजैविक घटकों में प्रकाश, वर्षण, तापमान, आर्द्रता, जल, अक्षांश, ऊंचाई, उच्चावच आदि शामिल होते हैं अजैविक घटक में। ठीक, अब बात कर लेते हैं आवास एवं अनुकूलन की। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को जीवित रहने, वृद्धि करने आदि क्रियाओं में विभिन्न आवश्यकताएं होती है। जिस स्थान पर इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है उसी स्थान के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। राइट, वह जो है उसी स्थान के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं तथा उसी स्थान को आवास बना लेते हैं। जैसे हम लोगों को जहाँ पर सारी सुविधाएं मिल जाती है वही हमारे लिए क्या हो जाता है, तो आवास हो जाता है। ओके, जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे में अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है अनुकूलन कहलाती है। इसी भी इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए ऋतु प्रवास क्या होती है। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे स्थानों से लोग अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहने लगते हैं या फिर रहने के लिए चले जाते हैं। लोगों के इस मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जैसे कहीं पर घने जंगल में आदिवासी लोग रहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अत्यधिक वर्षा या भूस्खलन के समय वो आदिवासी वहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं, या फिर किसी ठंडे प्रदेश के आदिवासी किसी अच्छे या फिर मौसम बदलने के चलते कहीं पर जहाँ पर सुनहरे मौसम है वहाँ पर प्रवास कर जाते हैं। इसी को ऋतु प्रवास कहते हैं, यानी कि ऋतु के अकॉर्डिंग वो अपना प्लेस चेंज कर देते हैं। ओके, अपने देश में कई स्थानों पर रैन बसेरे बनाए गए हैं जहाँ कड़ाके की सर्दी में बेघर लोग रात गुजार सकते हैं। कुछ रैन बसेरे में साफ़ सुथरे बिस्तरों के साथ खाने का भी प्रबंध होता है और इसी रैन बसेरे का एक प्रकार है गुरुद्वारा, और जहाँ पर लंगर भी चलाया जाता है या फिर भूखों को खाना खिलाया जाता है। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भी है जिसको आप कहते हैं राइट बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए नागफनी और कैक्टस मरुस्थलीय पौधे हैं। नागफनी और कैक्टस मरुस्थलीय पौधे, दैट मीन्स ये आपको मरुस्थलीय इलाके में देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर रेत ही रेत दिखाई देते हैं उस एरिया में। ओके, मिट्टी, वायु, जल, चट्टानें आदि आवास के अजैव घटक है। मरुस्थल रात में ठंडे और दिन में गर्म रहते हैं। देखिए उसका एक कारण यह होता है कि रात में जो है ना सो ठंड पड़ती है ना तो बालू तुरंत ठंडे हो जाती है, इसलिए वहाँ पर रात में ठंडी ज़्यादा बढ़ जाती है और दिन के समय बालू तुरंत हीट हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दिन के समय, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है, पानी नहीं के बराबर होता है, इसलिए ऐसा होता है। ओके, पर्वतीय वृक्षों की पत्तियाँ सुई के आकार की होती है, ये हमने पहले पढ़ा है। उसके बाद घास स्थल में पाए जाने वाले जीव भूरे रंग के होते हैं, ये भी मैंने पढ़ा है। जलीय पौधे के तने स्पंजी होते हैं, जब जलीय पौधों के तने को दबाइएगा ना तो वो दब जाता है, उसे ही स्पंजी कहा जाता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस से आवास की अजैविक घटक है। ओके, वायुमंडल में जो पाए जाने वाली गैसें है वो आवास की अजैविक घटक है। यहाँ पर हम लोगों ने अभी पढ़ा था, यहाँ पर ये सब राइट, ये सब जो है सो जितने भी गैस पाए जाते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि, ये सब अजैविक घटक है आवास के। ठीक, उसके बाद मरुस्थलीय जीवों को पसीना नहीं आता है। अगर मरुस्थलीय जीवों को पसीना आएगा तो ज़्यादा मात्रा में पानी उसके शरीर से निकल जाएगा, फिर उसको पानी की कमी हो जाएगी, इसीलिए उसका स्किन ऐसा बनाया गया है, उसका शरीर ऐसा बनाया गया है ताकि उसको कम पानी की आवश्यकता पड़े। राइट, पहाड़ी जीवों की त्वचा मोटी होती है और त्वचा पर लंबे लंबे बाल होते हैं, क्योंकि यदि पहाड़ी इलाके में जो जीव होते हैं उसके त्वचा मोटे नहीं होंगे तो उनको ज़्यादा ठंड लग सकती है। राइट, और ठंड से बचने के लिए उनके शरीर पर लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं। अब देखिए रंग की विशेषताएं कुछ है जिसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर बिहार टीईटी। ओके, यू हैव टू कीप एवरीथिंग इन योर माइंड। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो आप लोगों को अभी रिप्लाई देना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी मरुस्थलीय आवास के जैव घटकों में सम्मिलित होंगे मनुष्य,
जीव जंतु, पेड़ पौधे। देखिए मरुस्थलीय आवास के जैव घटकों में सम्मिलित होंगे, यानी कि सभी सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय स्थान पर भी मनुष्य पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में ही सही लेकिन पाए जाते हैं। ओके, तो इसका आंसर 4 सही हो जाएगा। ये सेकेंड क्वेश्चन है, मरुस्थल में रहने वाले जंतु दिन के अधिक ताप से बचने के लिए क्या करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन का ऑप्शन वो ए है, पानी में डूबे रहते हैं। देखिए मरुस्थलों में तो पानी की मात्रा बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है, तो वहाँ पर पानी अवेलेबल होते नहीं है, इसलिए ये जो है सो गलत हो जाएंगे। ए ऑप्शन 2 में है, वृक्षों के नीचे बैठते हैं, तो वृक्षों के नीचे भी वृक्ष भी जो है सो बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए इसका ये भी आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि के नीचे रहते हैं। देखिए वहाँ के जंतु जो है सो या तो भूमि के नीचे छिपे रहते हैं ताकि उसको धूप ना लगे, या फिर किसी छांव वाले स्थान पर चले जाते हैं, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समुद्री जीव की संरचना धारा रेखीय नहीं होती है। धारा रेखीय किस समुद्री जीव में नहीं होती है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। ए में है मछली, बी में है घेंगा, सी में है ऑक्टोपस। देखिए ऑक्टोपस एक ऐसा जंतु जलीय जीव है जिसका शारीरिक संरचना जो है ना वो धारा रेखीय नहीं है। धारा रेखीय मछली का होता है, डॉल्फिन का होता है, बाकी सारे जलीय जीवों का होता है, लेकिन ऑक्टोपस एक ऐसा जलीय जीव है जिसकी संरचना जो है सो धारा रेखीय नहीं होती है, तो इसका आंसर 3 सही हो जाएगा। ओके, अब चौथे नंबर के क्वेश्चन से, हमारे आस पड़ोस के तालाबों में स्थित पौधों की संरचना होती है। अब कैसी होती है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, उनकी जड़ें नहीं होती है, उनका तना लंबा होता है। देखिए ऑप्शन ए में है, उनकी जड़ें नहीं होती है। ऑप्शन बी में है, उनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही, क्योंकि उसका जो तना होता है लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। राइट। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, पर्वतीय आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की विशेषता है, इनकी त्वचा मोटी होती है, बिल्कुल सही है। इनकी त्वचा पर बड़े बड़े बाल होते हैं, बिल्कुल सही है। ठंड से बचने के लिए पहाड़ी इलाकों में जो जीव जंतु रहते हैं उनके शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं। इनके खूर बहुत मजबूत होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, उनके खूर बहुत मजबूत होते हैं ताकि ऊंचाई पर चढ़ सके। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, उपरोक्त सभी। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन है, ऊंट के पैर सामान्यतः लंबे पाए जाते हैं, क्यों। ऑप्शन नंबर ए में है, वहाँ वृक्ष ऊंचे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहे। ऑप्शन सी है, यहाँ गर्मी बहुत अधिक होती है। ऑप्शन डी है, वे रेत में चलते हैं। इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए ऊंट के पैर सामान्यतः लंबे पाए जाते हैं क्योंकि उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहे, इसलिए। ओके, ये नेचुरल प्रोसेस होता है उनका अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वन संरक्षण से संबंधित है। आप लोगों को आंसर देना है कि इनमें से जो कौन स्थल है वो कौन सा स्थल है जो वन संरक्षण से संबंधित है। ए ऑप्शन है घाना, बी है गिर, सी है शांत घाटी, डी है काजीरंगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा शांत घाटी, क्योंकि शांत घाटी एक ऐसा स्थल है जो वन संरक्षण से संबंधित है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल प्रसार को रोकने एवं मृदा अपरदन को कम करने के हेतु उपाय है। शुष्क खेती, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है चराई पर प्रतिबंध। सी ऑप्शन है वृक्षारोपण। डी ऑप्शन है फसल चक्र। क्या आंसर होगा आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल प्रसार को रोकने एवं मृदा अपरदन को कम करने हेतु वृक्षारोपण एक सही उपाय है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र से घिरे हुए हैं, घने जंगलों से, नदियों एवं झीलों से, मानवीय बस्तियों से, पर्वत एवं पहाड़ियों से। इसका आंसर हो जाएगा मानवीय बस्तियों से, क्योंकि भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र जो है सो मानवीय बस्तियों से घिरे हुए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए 10 नंबर में है, कौन सा राष्ट्रीय पार्क है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी,
काजीरंगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और पर्यावरण अध्ययन बिहार से रिलेटेड, बिहार टीटी से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक का बटन प्रेस कर देना। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।